हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आज के सेशन में कंप्लीटली कवर करने जा रहे हैं। सो आई होप आप सभी रेडी होंगे मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट प्रॉब्लम दैट सेज अ सेल विल कमिट टू सेल डिवीजन इफ इट एंटर्स इन द। सो इनमें से कौन सी स्टेज में एंटर करने पर एक सेल डिवाइड करने के लिए कमिट कर देता है, मतलब वो सेल अगर उस स्टेज में एंटर कर गया तो इसका मतलब अब सेल डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी S फेज, ऑप्शन सी G2 फेज या ऑप्शन डी द M फेज। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बोला था सेल साइकिल की चेक पॉइंट्स पे कि एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट है जिसका नाम है G1 चेक पॉइंट और G1S चेक पॉइंट, जिसको क्रॉस करने पर अगर सेल नेक्स्ट फेज में एंटर करता है, जो कि कौन सी होगी, S फेज। अगर सेल G1 चेक पॉइंट को क्रॉस करने पर S फेज में एंटर करता है, इसका मतलब सेल कमिट कर देता है टू डिवाइड। इसका मतलब अब वो चाहे या ना चाहे वो डिवाइड करने से अपने आप को नहीं रोक सकता है। सो यू रिमेंबर दैट सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स वाला सेक्शन। सो आई विल मेक दैट अगेन फॉर यू। सो इफ दिस इज द M फेज, ये है आपका G1 फेज, दिस इज द S फेज एंड दिस इज द G2 फेज। सो आई हैड टोल्ड यू G1 फेज के लगभग एंड पर आपको देखने को मिलता था एक G1S चेक पॉइंट। इसको क्रॉस करने पर अगर सेल एंटर करता है इनटू द S फेज, मतलब सेल इज कमिटेड टू डिवाइड। ठीक है, सो अपॉन एंटरिंग विच फेज, S phase, a cell will commit to divide. Hence, the correct option here would be option B, S phase. Okay? तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पर। That says the best stage to visualize the size, structure and the number of chromosomes in a cell cycle is. तो भाई हमसे बोला जा रहा है कि एक सेल साइकिल के अंदर अगर आपको किसी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, साइज एंड नंबर को स्टडी करना है तो वो आपको बेस्ट कब विजुअलाइज होंगे, किस स्टेज में। सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लेट प्रोफेज, ऑप्शन बी इंटरफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज या ऑप्शन डी द टीलोफेज। सो यू रिमेंबर बच्चों कि किस स्टेज में मैंने आपको बताया था कि आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स, दैट वाज मेटाफेज। रिमेंबर, सो मेटाफेज इज द स्टेज जहां पर आप बेस्ट विजुअलाइज कर पाएंगे किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, साइज एंड नंबर को। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। सो रिमेंबर, आपको लेट प्रोफेज अगर लग रहा है तो लेट प्रोफेज तक भी बहुत सारा कंडेंसेशन अभी भी बाकी रहता है, राइट। तो वहां पर एक्चुअली कंडेंस हो रहे होते हैं क्रोमोसोम, बट मेटाफेज स्टेज में क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो जाते हैं और अटैच रहते हैं टू द स्पिंडल फाइबर्स, आप सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को एक साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू विजुअलाइज। अगर इंटरफेज की बात की जाए तो इंटरफेज में तो आपको पता ही है जो क्रोमैटिन क्रोमोसोम है वो विजुअलाइज नहीं किए जा सकते बिकॉज वो अनकंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, मीन्स आपको वो ऐसे थ्रेड लाइक फाइबर्स के फॉर्म में नजर आते हैं, तो यू कांट विजुअलाइज देम। एंड साथ ही साथ टीलोफेज में भी डीकंडेंसेशन हो जाता था, क्रोमोसोम वापस से फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते थे, क्रोमैटिन फाइबर्स में, इसीलिए आप वहां पर भी विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। सो द बेस्ट स्टेज वुड बी ऑप्शन सी, मेटाफेज स्टेज। ओके, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है द क्रोमोसोम्स एट द एनाफेज अपीयर वेरियसली शेप्ड। इट अपीयर्स एज J shaped when the chromosome is। तो हमसे बेसिकली बोला जा रहा है कि एनाफेज स्टेज में जब भी आप कभी क्रोमोसोम्स को एनालाइज करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फॉर्म में नजर आते हैं। सो आपको J shaped में कब एक कौन सा क्रोमोसोम बेसिकली अपीयर करेगा ड्यूरिंग द एनाफेज, तो आपको वो क्रोमोसोम का टाइप जो कि हमने पढ़े हैं ना बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उनको आइडेंटिफाई करना है जो कि J शेप्ड अपीयर होगा एट द एनाफेज स्टेज। ठीक है, तो देखिए हमारे पहला ऑप्शन है दैट इज मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी इज सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक या ऑप्शन डी टीलोसेंट्रिक। तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे के सारे
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो याद होंगे, तो इनका अपीयरेंस आपको कैसा नजर आता है ड्यूरिंग दी एनाफेज वो हमको देखना है। तो देखिए मैं आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ सारे टाइप्स को, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए सबसे पहले लेट अस बिगिन विथ दी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि जहां पर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एट द मिडिल है और ये जो दो आर्म्स आपको नजर आ रहे हैं ऑफ दिस क्रोमोसोम वो इक्वल इन लेंथ है, ठीक है। तो ऐसा क्रोमोसोम जब भी एनाफेज स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, आपको याद है मैंने आपको बताया था एनाफेज स्टेज के टाइम पर जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है वो आगे हेड करेगा टुवर्ड्स द पोल, यानी कि क्योंकि आपको पता है ना जो अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का वो काइनेटोकोर पे होता है जो कि साइड्स पे प्रेजेंट होता है ऑफ द सेंट्रोमियर। तो इसीलिए जब भी स्पिंडल फाइबर खींचेगा क्रोमोसोम्स को तो आपका सेंट्रोमियर जो है वो हमेशा हेड करेगा टुवर्ड्स द पोल, और जो उसके आर्म्स हैं वो ऐसे पीछे बैकवर्ड से ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ आगे जाएंगे। तो यानी कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है द सेंट्रोमियर, और उसके बाद जो आपका आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के वो ट्रेल बिहाइंड करते हैं दी क्रोमोसोम। ओके अब देखिए ये वाली कंडीशन जब दोनों आर्म्स इक्वल नजर आ रहे हैं ओवर हियर इन द एनाफेज स्टेज, ये आपको कैसा शेप का नजर आ रहा है? वी शेप्ड। सो रिमेंबर जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है दैट अपीयर्स वी शेप्ड ड्यूरिंग द एनाफेज, ठीक है। ओके अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप के क्रोमोसोम की विच इज कॉल्ड द सब मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो एग्जैक्टली एट द सेंटर नहीं है बट इट इज नियर टू द सेंटर, तो सेंटर के बिल्कुल पास है बट एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ? एक आर्म स्लाइटली बड़ा है और एक आर्म स्लाइटली छोटा है। तो ऐसा वाला क्रोमोसोम आपको एनाफेज स्टेज में कैसा अपीयर करता हुआ नजर आएगा? तो कंडीशन यही रहेगी ना, सेंट्रोमियर जो है वो ऊपर की तरफ पोल की तरफ हेड कर रहा है विद दिस स्पिंडल फाइबर, ठीक है, और एक आर्म आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा है और एक आर्म थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आ रहा है। सो दिस इज अपियरिंग टू बी एल शेप्ड, राइट। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एल शेप्ड। सो एल शेप्ड आपको क्रोमोसोम अपीयर करते हैं इन द केस ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम बुलाते हैं एक्रोसेंट्रिक। सो एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ये जो सेंट्रोमियर है इट इज नियर टू द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ये कुछ ऐसा सा अपीयर करेगा आपको, है ना, जहां पर सेंट्रोमियर जो है वो नियर टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक आर्म बहुत छोटा होगा और एक आर्म बहुत बड़ा होगा, ठीक है। सो ऐसे में जब आप इस क्रोमोसोम को एनाफेज स्टेज में विजुअलाइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा अपीयर करेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रोमियर, ये एक आर्म बहुत छोटा होगा और एक आर्म बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा वाला जो क्रोमोसोम है दिस इज गोइंग टू अपीयर एज जे शेप्ड। तो जे शेप्ड क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सो इनके टाइप्स भी लिखता जा रहा हूं, दिस इज द मेटासेंट्रिक, this is the submetacentric, the second one, okay, and this is the acrocentric, ठीक है। and lastly we have telocentric। तो telocentric क्या होता है? आपको पता है कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है इट इज राइट एट द टिप, तो इसका मतलब जब सेंट्रोमियर पे आपको अटैचमेंट नजर आएगा स्पिंडल फाइबर का, ओके, तो वो आपको आई शेप नजर आएगा। तो दिस इज गोइंग टू अपीयर एज आई शेप्ड। बट हमसे यहाँ बेसिकली पूछा जा रहा था जे शेप्ड की, तो जे शेप्ड आपको जो क्रोमोसोम है एट द एनाफेज वुड बी सीन इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम? दैट वुड बी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 पर। सो इस प्रॉब्लम को आप बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए आपसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, suppose an organism has 4 picogram of DNA content within the nucleus of its sperm cells। तो यहाँ पर उसके sperm cell में एक suppose एक organism है जिसके sperm cell में आपको टोटल जो DNA का कंटेंट है वो पिकोग्राम में दिया गया है, दैट इज 4 पिकोग्राम।
अब पूछा जा रहा है हाउ मच डीएनए वुड अ डिप्लॉयड सेल हैज इन इट्स न्यूक्लियस एट इट्स G2 फेज। तो भाई हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इस केस में अगर हम इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के किसी डिप्लॉयड सेल में डीएनए कंटेंट को मेजर करें विद इन द न्यूक्लियस, वो भी किस स्टेज में, G2 फेज में, तब आपको कितना डीएनए कंटेंट देखने को मिलेगा। सो आपको बहुत सारी हिंट्स क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो रिमेंबर, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखिए, पहली स्टेटमेंट में बोला गया है दैट इज 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, जो कि कहाँ है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल। तो भाई आपको पता है स्पर्म सेल जो है वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल है ना, जो कि एक्चुअली मियोसिस से बना होगा, गैमीट है ना। सो सिंस ये एक स्पर्म सेल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमीट। तो गैमीट के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन पता है कि सारे गैमीट्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, बिकॉज उनमें क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि आइदर ऑफ द पेरेंट से यहाँ पर रिसीव हुआ है, ठीक है। सो गैमीट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर स्पर्म सेल के न्यूक्लियस में 4 पिकोग्राम डीएनए है, इसका मतलब इसके गैमीट में जो टोटल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है टोटल, उसमें टोटल 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है। तो मतलब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इस हेप्लॉइड कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। सो डीएनए कंटेंट इन हेप्लॉइड सेल कितना हुआ, 4 पिकोग्राम, ठीक है। अब बात की जाए, हमसे बोला जा रहा है कि हमें फाइंड करना है कि कितना डीएनए कंटेंट एक डिप्लॉयड सेल के G2 फेज में है। तो अगर ये बात हो रही है हेप्लॉयड सेल के डीएनए कंटेंट की, जो कि टोटल 4 पिकोग्राम है, अगर बात करते हैं हम डीएनए कंटेंट की इन अ डिप्लॉयड सेल, जिसको कि मैंने 2n से रिप्रेजेंट कर दिया सपोज, तो यहाँ पर एक डिप्लॉयड सेल में ऑब्वियसली दूसरा सेट भी आ जाएगा ना। अब मदर से अगर ये सपोज सेट आया था n, ओके, तो यहाँ पर 4 पिकोग्राम था और फादर से भी उतना ही अमाउंट ऑफ डीएनए आया होगा इन द फॉर्म ऑफ अनदर सेट। तो टोटल आपको यहाँ पर 2 × 4 यानी कि डबल हो जाएगा ना डीएनए कंटेंट। अगर हेप्लॉइड में 4 पिकोग्राम है तो डिप्लॉइड में डबल, दैट वुड बी 8 पिकोग्राम। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक। तो इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल से सेल में आपको, डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूं मैं, सो डिप्लॉयड सेल में आपको टोटल 8 पिकोग्राम डीएनए देखने को मिलेगा। अब ये जो 8 पिकोग्राम डीएनए है वो इनिशियली सेल डिवीजन की स्टार्टिंग में प्रेजेंट था, ठीक, ओके। अब स्टार्ट होती है सेल डिवीजन, जिसमें इंटरफेज का पहला फेज आता है, दैट इज G1 फेज। G1 फेज में ये कंटेंट उतना ही का उतना रहेगा ना, ठीक है। अगर बात करें हम नेक्स्ट स्टेज की, दैट कम्स एज द S स्टेज और द S फेज। तो S फेज में क्या होता था, आपको याद है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज नहीं होते थे, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन डिप्लॉयड ही रहने वाली है, बट जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता था डुप्लीकेशन की वजह से ऑफ द डीएनए कंटेंट। इसका मतलब डीएनए कंटेंट इन S फेज of diploid cell would be how much? It will be double than that of the original state. So यानी कि अब जो एक डिप्लॉयड सेल में टोटल 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए था, अब वो 2 × 8 हो जाएगा, दैट वुड बी 16 पिकोग्राम, ठीक, ओके। अब फाइनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, अब आपको पता है एस फेज के बाद आता है G2 फेज, उसमें वही सेम अमाउंट ऑफ डीएनए ही प्रेजेंट रहेगा ना, हेंस DNA content in G2 phase of diploid cell कितना हो जाएगा, obviously 16 picogram. So the correct option here would be option C, 16 picograms. I hope अब आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए कंटेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेजेस एंड द फेजेस। आई होप इट इज क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 पर, दैट सेज हाउ मेनी डॉटर सेल्स वुड बी फॉर्म्ड इफ अ डिप्लॉयड सेल अंडरगोज 7 माइटोटिक डिविजन्स। तो यानी कि एक डिप्लॉयड सेल अगर 7 टाइम्स माइटोसिस अंडरगो करता है तो इन दी एंड आपको टोटल कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 128 या ऑप्शन डी 256। तो बच्चों
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आई हैव अ फॉर्मूला फॉर यू, बिकॉज आपको ऐसे फॉर्मूला जो है वो रैपिडली आपके आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। सो आपको पता है एक माइटोसिस के सिंपली एंड में एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, इजंट इट? तो इसीलिए मान लीजिए एवरी टाइम जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा तो वो 2 सेल्स भी फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होंगे नेक्स्ट डिवीजन में। इस तरीके से आप देखें जो 2 सेल्स हैं वो हमेशा फॉर्म्ड हो रहे हैं एट द एंड। तो इसीलिए अगर आप एक जनरल फॉर्मूला बना दें 7 डिविजन के लिए तो फिर आपको ईजिली रिलेट करना आ जाएगा कि आपको कैसे फॉर्मूला में पुट करके अपनी जितनी भी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन दी हों उससे आप टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सो आपको याद रखना है द फॉर्मूला, जिसमें कि हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड वुड बी 2 raised to the power n। सो n कहाँ, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको 7 माइटोटिक डिविजन्स हैं तो आपको यहां पर n की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ आपको डॉटर सेल्स फॉर्म होती हुई नजर आएंगे एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर 7 डिविजन्स। तो आप 2 raised to the power 7 रख दीजिए, एंड अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट योर आंसर एज 128। So the correct option in this case would be option C 128। I hope you got it। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पर, that says what among the following happens in the anaphase 1 stage of meiosis। तो meiosis की anaphase 1 stage में आपको इनमें से कौन सा इवेंट होता हुआ नजर आएगा। So चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए सेज क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो क्या इस स्टेज में एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं? ऑप्शन बी क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ऑप्शन सी सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, या ऑप्शन डी द स्पिंडल फाइबर्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। सो याद कीजिए एनाफेज 1 में मैंने आपको बोला था मियोसिस 1 में आप जितने भी चेंजेस देखने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो एनाफेज 1 आप जानते हैं एनाफेज में हमेशा सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। क्रोमोसोम्स का सेपरेशन विल टेक प्लेस इन एनाफेज 1। कौन से वो क्रोमोसोम्स से? तो वर होमोलोगस क्रोमोसोम जिनमें की रिकॉम्बिनेशन ऑलरेडी हो चुका है इन द प्रीवियस स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1। ठीक है, तो आपको याद है ना कुछ इस तरीके से आपको ये बाइवैलेंट नजर आते हैं ड्यूरिंग दी मेटाफेज स्टेज ऑफ दी फर्स्ट मियोसिस, दैट इज M1 या मेटाफेज 1 की बात की जा रही है। सो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं ना आपको, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच्ड हैं। ठीक है, और आप जानते हैं जब एनाफेज 1 स्टेज आएगी सो स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो 2 होमोलोगस पेयर है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, हेंस दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी दैट इज ऑप्शन ए, जहां पर बोला जा रहा है कि क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। जहां पर आपको यह बोला गया है कि क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज इन क्रोमैटिड्स का फर्दर सेपरेशन आपको एनाफेज 2 में देखने को मिलेगा। तो अगर ये एक क्रोमोसोम है तो ये एक डॉटर सेल में चला जाएगा ना एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, और जब मियोसिस 2 की एनाफेज आएगी तब ये आपको जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रही हैं इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में वो भी सेपरेट हो जाएंगी। तो क्रोमैटिड का सेपरेशन एनाफेज 2 का फीचर है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन एनाफेज 1 का सेपरेशन फीचर है। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। एंड सेंट्रियोल्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना या पोल्स की तरफ मूव करना वो फीचर आपको प्रोफेज में देखने को मिलता है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वन। ओके, और लास्टली जो स्पिंडल फाइबर्स का मूवमेंट आपको टुवर्ड्स द इक्वेटर देखने को मिलता है वो प्रोफेज की ही फेज में देखने को मिलता है, जो स्पिंडल फाइबर्स मूव कर रहे हैं सेंटर की तरफ ताकि वो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम से उनके काइनेटोकोर्स पे जाके अटैच कर पाएं। सो दैट इज द फीचर जो कि आपको अगेन मेटाफेज या प्रोफेज के लेट प्रोफेज में देखने को मिलता है, नॉट इन एनाफेज 1। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए।
तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 पर, दैट सेज इन मियोसिस क्रोमैटिड्स सेपरेट एट। तो भाई हमसे बोला जा रहा है कि मियोसिस में क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होते हैं, और ऑब्वियसली हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन ए इज डिप्लोटीन, ऑप्शन बी डाइकाइनेसिस, ऑप्शन सी एनाफेज फर्स्ट या ऑप्शन डी एनाफेज सेकेंड। सो आई हैड टोल्ड यू एनाफेज 1 में तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि रिकम्बाइंड थे उनका सेपरेशन होगा, एंड एनाफेज सेकेंड में उन रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स का भी फर्दर स्प्लिटिंग होगी बाय द सेंट्रोमियर, ताकि वो दो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाए। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी एनाफेज सेकेंड। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूं। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे एनाफेज 1 में, अब देखिए मान के चलता हूं मैं वही बना देता हूं। तो ये सपोज वो रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है, तो यहां पर सपोज ये पोर्शन उनका रिकम्बाइंड हुआ था, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम आपको कब फॉर्म होता हुआ नजर आया था? एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ठीक। अब मियोसिस 1 मियोसिस सेकेंड में ट्रांजिशन हुई, जहां पर अब ये जो क्रोमोसोम है वो एनाफेज सेकेंड में, सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनाफेज सेकेंड। तो एनाफेज सेकेंड में अब ये क्रोमोसोम्स फर्दर सेग्रीगेट होंगे बाय द स्प्लिटिंग ऑफ देयर सेंट्रोमियर। तो क्या होगा, यहां पर सपोज अटैच्ड हैं ये काइनेटोकोर, जिनसे कि अटैचमेंट आपको नजर आएगा ऑफ द स्पिंडल फाइबर फर आपको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल अपार्ट होंगी, जिसकी वजह से आप देखोगे सेंटर से जो आपका सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट करेगा, एंड फाइनली ये दो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी इनटू 2 डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा आपको नजर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द 1, एंड ये दूसरा वाला आपको डॉटर क्रोमोसोम नजर आएगा जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन अकर हुआ था, ठीक है। सो इस तरीके से सेपरेशन नजर आ जाता है ऑफ द क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स जो है वो ये दो आपको आर्म्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो क्रोमैटिड्स आपको नजर आ रही हैं जिनका कि सेपरेशन एनाफेज सेकेंड में हुआ, हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 पर, और इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस एट द। तो हमसे बोला जा रहा है कि भाई जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन आपको सेल साइकिल की किस फेज में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अर्ली प्रोफेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी S फेज या ऑप्शन डी G2 फेज। तो यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था बच्चों कि जिस पर्टिकुलर फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है, उसी पर्टिकुलर फेज में साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। तो कौन सी थी वो फेज जिसमें कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता था? दैट वॉज द एस फेज, राइट। सो एस फेज के टाइम पर ही आपको सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एनिमल सेल, हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी द एस फेज, दैट इज ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज। तो भाई प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 यानी कि मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसमें आने वाली जितनी भी स्टेजेस हैं उसकी करेक्ट सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दिस ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आई होप आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी टू रिमेंबर द वेरियस स्टेजेस। तो पहली स्टेज कौन सी होती थी? रिमेंबर दैट वाज लेप्टोटीन। सो सभी में लेप्टोटीन पहले दिए है, बट डी ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, वहाँ पर जाइगोटीन पहले लिखा है, इसीलिए इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है। फॉलोड बाय नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती थी? जाइगोटीन, जहाँ पर पेयरिंग होती थी ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, दैट वाज साइनेप्सिस यूज्ड टू टेक प्लेस, जो कि आपको यहाँ इन दो ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, एंड इट इज एब्सेंट इन ऑप्शन सी। इसका मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर दीजिए। देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेज जिसमें होती थी क्रॉसिंग ओवर, दैट वाज पेकाइटिन, जो कि दोनों में ही करेक्टली दी हुई है, ठीक है। देन वी हैड द नेक्स्ट स्टेज जहाँ पर अब ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम के टाइम पर हुआ था वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेपरेशन देखने को मिलता है इन होमोलोगस क्रोमोसोम का, और वहाँ पर काइज़मेटा फॉर्मेशन होता था, दैट वाज डिप्लोटीन स्टेज, द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द प्रोफेज 1। ओके, तो डिप्लोटीन स्टेज आती थी आफ्टर पेकाइटिन, नॉट डायकाइनेसिस, इसीलिए ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड लास्टली द लास्ट स्टेज वाज डायकाइनेसिस, हेंस द करेक्ट सीक्वेंस आपको जो देखने को मिल रहा है ऑफ द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 वुड बी इन ऑप्शन बी। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी
ऑप्शन बी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो भाई बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 पर। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द शॉर्ट फेज ऑफ इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो एक फेज आता है ना इंटरवल का, उस फेज को हम क्या बुलाते हैं? सो ऑप्शन थे हमारे, ऑप्शन ए आई फेज, ऑप्शन बी इंटरफेज, ऑप्शन सी इंटरकाइनेसिस या ऑप्शन डी जनरेशन टाइम। सो यू ऑल रिमेंबर क्या कहलाते हैं दो मियोसिस के बीच में, दो सब्सीक्वेंट मियोसिस की स्टेजेस के बीच का जो गैप होता है या जो इंटरवल टाइम होता है, वी यूज्ड टू कॉल इट इंटरकाइनेसिस, राइट। सो इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट गैप पीरियड है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, जहां पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बट देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। और अगर बात की जाए आई फेज या इंटरफेज की, बोथ आर सेम थिंग। और यहाँ पर आपको जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का गैप है उसको हम इंटरफेज नहीं कहते हैं। सो ऑप्शन एलिमिनेटेड। एंड जनरेशन टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें कि सेल अपनी एक सेल साइकिल कंप्लीट करता है। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, नाउ विल मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम नंबर 11 दैट सेज मियोसिस 2 रिजल्ट्स इनटू। सो मियोसिस 2 के एंड में आपको क्या देखने को मिलता है? पहला है आपका सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी इज सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर्स, ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए या ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस 2 के एंड में आपको क्या होता हुआ नजर आने वाला है फ्रॉम दीज ऑप्शंस? रिमेंबर मियोसिस 2 में आपको जो क्रोमोसोम्स थे वो फर्दर स्प्लिट करते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाती हैं बाय द स्प्लिटिंग अप ऑफ द सेंट्रोमियर। आई होप आप सभी को याद है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे एनाफेज 2 के टाइम पर सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट कर जाता है और आपको एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 दो डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेटेड नजर आएंगी एज डॉटर क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स नजर आएगा ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर केस वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 पर। और इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है अ मियोसाइट हैज 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट द डायकाइनेसिस स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। ठीक है भाई, एक मियोसाइट है यानी कि ऐसा सेल जो कि अंडरगो कर रहा है मियोसिस, और मियोसिस की डायकाइनेसिस की जो स्टेज होती है प्रोफेज 1 में, उसमें आपको 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच न्यूक्लियस? ठीक है, तो चलिए आपको फाइंड करना होगा। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 12 एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन एंड 6 एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन, या आपसे बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन आपको 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे एंड 12 ऑल्सो एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन, या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि 6 एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन एंड 6 एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन, या लास्टली 24 एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन या 12 एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन। तो आपको ये तभी आएगा जब आपको पता होगा मियोसिस की बेसिक मैकेनिज्म को। तो आपको पता है मियोसिस की जो मैकेनिज्म है, डिवीजन है, वो यूजुअली वो सेल्स अंडरगो करते हैं जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव इन नेचर है। तो आपको पता है वो डिप्लॉयड स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें हम गैमेटोसाइट्स बुलाते थे, अब क्योंकि वो मियोसिस शो करते हैं उन्हें हम मियोसाइट्स भी बुला सकते हैं। एनी स्पेसिफिक सेल जो कि मियोसिस शो कर रहा है टू फॉर्म हेप्लॉइड सेल्स एट द एंड, वो मियोसाइट कहलाएगा। तो मान के चलिए ये है वो डिप्लॉयड कंडीशन वाला मियोसाइट। ठीक है, तो मियोसाइट की पास टोटल 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और डायकाइनेसिस स्टेज में, मतलब आप जानते हैं कि डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 में आती थी ना, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि एक पैटर्नल एक मैटर्नल दोनों से आता था, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम्स के सेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से डिप्लॉयड कंडीशन में आपके पास 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। इट मीन्स टोटल कितने हुए? 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो यानी कि ये है वो मियोसाइट। अब ये जो मियोसाइट है, इनिशियली इसके पास 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब आप जानते हैं कि जब ये मियोसाइट फर्दर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा तो इसकी एंड में आपको 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। एंड यू नो वेरी वेल, जो मियोसिस फर्स्ट है ये होती है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 और द फर्स्ट डिवीजन, उनके पास हाफ सेट प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर 2n कन्वर्ट हो गया n और n में, और ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब फर्दर ये पर्टिकुलर सेल भी जो डॉटर सेल बनी थी एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ये भी डिवाइड करेंगी बाय मियोसिस सेकेंड, ठीक है, और ये वाली भी। तो आपको टोटल 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। सो 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं। अब देखिए, आपको पता है मियोसिस सेकेंड होती थी इक्वेशनल डिवीजन, मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में प्रेजेंट होंगे वो सेम रहने वाले हैं। तो आपको मियोसिस सेकेंड के एंड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे इन द ईच डॉटर सेल वुड बी सेम लाइक द पेरेंट। तो यहां पर भी आपको यही हेप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलेगी विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच केस। तो मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन अगेन यू विल हैव 12 क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन आपको टोटल 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिले थे, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन ऑल्सो यू हैव 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट वुड बी ऑप्शन बी, बिकॉज यही बोला जा रहा है 12 at the end of first division and 12 at the end of second division. So correct option here would be option B. तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 पर। दैट सेज विच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो भाई जेनेटिक वेरिएशंस और स्पीशीज की एवोल्यूशन के लिए मियोसिस में होने वाली कौन सी स्टेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए डिप्लोटीन, ऑप्शन बी पेकाइटीन, ऑप्शन सी जाइगोटीन या ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस। सो यू रिमेंबर बच्चों, कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर एक्चुअली जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होती हैं। तो जेनेटिक वेरिएशंस तभी डेवलप होंगी ना जब 2 क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ डीएनएस का एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यूज्ड टू हैपन एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस पर्टिकुलर स्टेज का फीचर होती है इनमें से, दैट वाज पेकाइटी। Hence the correct option here would be option B. तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 पर। दैट सेज क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग एंड थिन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की इनमें से दी हुई कौन सी स्टेज में आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो लॉन्ग एंड थिन अपीयर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी पेकाइटीन या ऑप्शन डी डिप्लोटीन। सो इट्स वेरी सिंपल राइट। आपको मैंने बताया था उस पर्टिकुलर स्टेज का भी लिटरल मीनिंग। तो थिन एंड लॉन्ग क्रोमोसोम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इट वॉज इन लेप्टोटीन स्टेज, बिकॉज यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था लेप्टो वर्ड का मतलब ही होता है थिन। तो ये जो स्टेज होती है वहाँ पर आपको थिन एंड लॉन्ग फॉर्म में नजर आते हैं दी क्रोमोसोम्स, राइट। क्योंकि अभी कंडेंसेशन यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट होता है और यहाँ पर धीरे धीरे ही फेंटली ये विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। सो लेप्टोटीन का ही मतलब होता है थिन एंड लॉन्ग, इसीलिए यही वो स्टेज है जहाँ पर आपको ऐसे क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी लेप्टोटीन। तो आइए बच्चों, अब हम देखेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को। दैट सेज विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग ए माइटोसिस। तो ए माइटोसिस के टाइम पे इनमें से कौन सा इवेंट आपको देखने को मिलता है। सो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस। तो आपको पता ही है ए माइटोसिस में कोई स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड हेंस ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को। दैट सेज इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स डिवीजन इनटू 2 न्यूक्लियस विदाउट equal distribution of the chromosomes. So that's perfectly correct. You all remember ना ए माइटोसिस मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पर आप देखते हैं कि ये डिवीजन कैसे अकम्प्लिश होती है। पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट करेगा और डिवाइड हो जाने वाला होता है, और उसी टाइम पर इनका साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करके उनको साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है उसके साथ साथ अपने साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देता है और डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है उसमें क्रोमोसोम्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बस ये इसका ड्रॉबैक था ए माइटोसिस का। आई होप यू ऑल रिमेंबर ऑल दो थिंग्स। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्टली एक तरह से कैरेक्टराइज कर रहा है दी डिवीजन ऑफ ए माइटोसिस, एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर ए माइटोसिस को हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते थे। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, बट आगे के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है elongation of nucleus followed by spindle apparatus formation, and I told you spindle fiber या formation यहाँ पर आपको देखने को मिलता ही नहीं है spindle apparatus का। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा।
एंड लास्टली बोला जा रहा है नो सेल डिवीजन अकर्स। ऑब्वियसली यू नो ए माइटोसिस तो सेल डिवीजन ही है ना, तो ए माइटोसिस का अंडरगॉन होना ही इंडिकेशन है कि सेल डिवीजन हुआ है, बट ये स्टेटमेंट कह रही है कि सेल डिवीजन होगा नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 पर, दैट सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, लिस्ट 1 एंड 2, जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है एंड फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शंस को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए लिस्ट 1 को अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज 1 है उसकी स्टेजेस दे रखी हैं, और अगर आप लिस्ट 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको उन स्टेजेस में हो रही इवेंट्स कि कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स को यहाँ पर लिखा गया है। सो आपको वो पर्टिकुलर स्टेज को उसी के कैरेक्टरिस्टिक इवेंट से मैच करना है करेक्टली एंड फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। तो चलिए पहला जो आइटम आपको दे रखा है इन लिस्ट 1 इज जाइगोटीन। तो जाइगोटीन आपको याद ही होगा, जाइगो वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था टू पेयर अप। तो ऐसे में यहाँ पर आपको दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग देखने को मिलती थी, जैसे हम साइनाप्सिस बुलाते थे। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए फर्स्ट इज गोइंग टू मैच विथ डी। तो 1D से कहाँ मैच हो रहा है, किन ऑप्शन में, तो 1D से आपको सिर्फ B एंड C में देखने को मिल रहा है, A एंड D वुड बी एलिमिनेटेड इन दिस केस, ठीक है। देन वी हैव डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस आपको याद होगा प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज होती थी, इसमें आपको काइस्मेटा जो फॉर्म होते थे डिप्लोटीन में वो मूव करते हुए नजर आते थे टुवर्ड्स द एंड, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू कॉल एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। तो डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है काइस्मेटा का। सो सेकंड इज मैचिंग विथ ए, और सेकंड ए से कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी में। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी, राइट। आप ऑप्शन बी को भी कर दीजिए एलिमिनेट। बाकी के दो मैचिंग्स को भी हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। तो डिप्लोटीन, आप जानते हैं डिप्लोटीन में काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता था, तो यही वो स्टेज है। तो थर्ड इज मैचिंग विद बी, जो कि यहाँ देखने को मिल ही रहा है। एंड लास्टली पेकाइटिन में आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर होता था, सो दिस इज गोइंग टू मैच विथ सी। सो फोर्थ इज मैचिंग विथ सी ओवर हियर, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। सो फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इन दिस केस वुड बी ऑप्शन सी। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 17 सेज इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इज 2C आफ्टर M phase, what will be the DNA content of the cell at G1 after S and at G2 stage of the next interphase? तो बच्चों आपसे बोला जा रहा है, मान के चलिए कि एक M phase के बाद सेल का जो डीएनए कंटेंट है वो 2C है, राइट। और बोला जा रहा है आपको कि फाइंड करने के लिए कि कितना डीएनए कंटेंट आपको देखने को मिलेगा अगर वो सेल नेक्स्ट सेल साइकिल की इंटरफेज की G1, S और G2 फेज में एंटर करता है। तो उन पर्टिकुलर तीनों स्टेजेस में आपको उस डीएनए का कंटेंट आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक सेल साइकिल तो नॉर्मली पता ही है ना, सेल साइकिल में ये सपोज मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो मान के चलते हैं दिस इज दैट M फेज, ठीक है। तो ये M फेज है, देन कम्स द G1 फेज, देन दी S फेज एंड द G2 फेज। तो हमसे बोला जा रहा है कि एट द एंड ऑफ M फेज जो डीएनए कंटेंट था एक पर्टिकुलर सेल का, तो वो था कितना, 2C। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे एक सेल जब नेक्स्ट इंटरफेज में एंटर कर रहा है तो वो लेके आ रहा है 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब जब G1 में एंटर करेगा ये पर्टिकुलर सेल तो उसके पास भी कितना कंटेंट होगा डीएनए का, 2C ओनली, राइट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज में सपोज अगर ये सेल आगे बढ़ता है इनटू द S फेज, ओके। S फेज में आपको पता है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यानी कि 2C से यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में आपको जो डीएनए कंटेंट देखने को मिलेगा दैट विल बी डबल। तो इसका मतलब अब वो हो गया 4C, ठीक है। ओके, अब नाउ ये पर्टिकुलर सेल मूव करता है इनटू द G2 फेज, और G2 फेज में वो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए ही लेकर आ रहा है, दैट इज 4C, ठीक है। एंड 4C लेकर फाइनली ये आगे बढ़ता है इनटू द M फेज। बट हमको बोला गया था G1, S और सिर्फ G2 फेज में डीएनए कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो G1 में कितना होगा, 2C, फिर S में 4C एंड G2 में भी 4C। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर, दैट वुड बी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी में आपको 2C, 4C एंड 4C इज गिवन।
ठीक है, सो फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 पर, दैट सेज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं बच्चों, कॉलम 1 एंड 2, जिनके आइटम्स को करेक्टली मैच करने के बाद आप फाइंड करेंगे करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वेरियस स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलती हैं, ओके। और अगर कॉलम 2 देखेंगे तो उनमें हो रहे उन स्पेसिफिक स्टेजेस या फेजेस में हो रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन है। तो आपको वो पर्टिकुलर स्टेज को या फेज को उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मैच कराना है जिसके लिए वो फेमस है, ठीक है। चलिए कॉलम 1 का पहला आइटम है मेटाफेज, और मेटाफेज आप जानते हैं इस पर्टिकुलर फेज में आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइंड नजर आते हैं ऑन दी इक्वेटर। तो दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू अलाइन एट दी इक्वेटोरियल प्लेट। सो आपका जो फर्स्ट आइटम है इट इज मैचिंग विद द थर्ड आइटम इन कॉलम 2। तो फर्स्ट सी से मैच हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई, ओनली इन ऑप्शन ए, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। बाकी तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट किए जा सकते हैं बिकॉज दे ऑल आर रॉन्ग। चलिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन के जितने भी मैचिंग्स हैं उनको हम वेरीफाई कर लेते हैं। एनाफेज वुड बी आवर सेकंड आइटम इन दी कॉलम 1। सो एनाफेज में क्या होता है आप जानते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं बाय देयर सेंट्रोमियर और वो मूव कर जाते हैं ऑन दी ऑपोजिट पोल्स। तो क्रोमैटिड्स जो हैं दे आर गोइंग टू सेपरेट एंड मूव टुवर्ड दी ऑपोजिट पोल्स। तो सेकेंड आइटम इज मैचिंग विद द फर्स्ट, सेकेंड ए से मैच हो रहा है, परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। देन वी हैव टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है भाई, टीलोफेज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कर जाती है जो कि डिसअपियर हो जाती थी ऑन द प्रोफेज। तो फोर्थ आपका डी से मैच कर रहा है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती थी प्रोफेज में और टीलोफेज में वो रीअपियर होती है, ठीक है। तो देखिए थर्ड आपका बी से मैच हो रहा है, फोर्थ डी से, हेंस द ऑप्शन विच इज फाइनली करेक्ट वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर विच इज प्रॉब्लम नंबर 19। और इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है पोस्ट माइटोटिक गैप फेज एंड सिंथेटिक फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर ऑल्सो रिस्पेक्टिवली रिफर्ड टू एज। तो भाई सेल साइकिल में होने वाली पोस्ट माइटोटिक गैप फेज और सिंथेटिक फेजेस को हम और किस नाम से बुलाते हैं रिस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए G2 and S, ऑप्शन बी G1 and S, ऑप्शन सी G1 and G2 या ऑप्शन डी S and G2। तो देखिए बच्चों आपको बोला जा रहा है सबसे पहले पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। तो आप मतलब पोस्ट वर्ड का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, तो पोस्ट मतलब होता है आफ्टर। तो आफ्टर माइटोसिस आपको कौन सी गैप फेज देखने को मिलती थी, सेल साइकिल का फेज अब आपको याद हो चुका होना चाहिए। करेक्ट सीक्वेंस कैसा जाता है हमेशा, G1 देन S देन G2 एंड फाइनली M। और फिर अगर सेल फिर से डिसाइड करता है कि उसको फर्दर डिवाइड करना है तो वो नेक्स्ट इंटरफेज में एंटर करता है जो अगेन सेम साइकिल को रिपीट करेगा। तो आपको पता है आफ्टर माइटोसिस कौन सा गैप फेज आता है, दैट वाज G1, ठीक है। और जो सिंथेटिक फेज है वो तो आप जानते हैं दैट इज द एस फेज। तो इसका मतलब रिस्पेक्टिवली कौन सी हैं वो फेजेस जिनके बारे में बात की जा रही है, दैट इज G1 एंड S, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 20। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन डू मेमेलियन oocytes गेट अरेस्टेड। तो भाई मेमेलियन oocytes जो हैं वो सेल डिवीजन की इनमें से कौन सी फेज में अरेस्टेड नजर आती हैं, ओके। सो आई होप आप सभी को याद होगा मेरा कॉन्सेप्ट एड-ऑन वीडियो, मैंने आपको बताया था मियोसिस की पर्टिकुलर सबस्टेज होती है ऑफ प्रोफेज 1 जिसमें आपको नॉर्मली वो पहले तो लॉन्गेस्ट स्टेज मानी जाती है बिकॉज वो सेवरल मंथ्स एंड ईयर्स तक ऐसे सस्पेंडेड नजर आती है बिकॉज उसमें आपको जो oocytes हैं यूजुअली वर्टिब्रेट की oocytes, स्पेसिफिकली हमने एग्जांपल भी लिया था मेमेलियन oocytes का, वो सस्पेंडेड रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेज में। कौन सी है वो पर्टिकुलर स्टेज, आइए आइडेंटिफाई करते हैं। सो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए लेप्टोडीन, ऑप्शन बी डिप्लोटीन, ऑप्शन सी डाइकाइनेसिस या ऑप्शन डी पेकाइटीन। तो यू गॉट टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती थी इन पर्टिकुलर स्टेजेस में द डिप्लोटीन स्टेज जो कि मंथ्स एंड ईयर्स तक लाई कर सकती है। एंड दैट इज वाई जो मेमेलियन oocytes हैं दे रिमेन सस्पेंडेड इन द डिप्लोटीन स्टेज। इवन वी ह्यूमन बींग्स, हम जो देते हैं ना कि हमारी ह्यूमन फीमेल्स में जो एग्स का फॉर्मेशन है वो बिगिन कर जाता है इवन व्हेन द गर्ल चाइल्ड इज इनसाइड द वूम ऑफ हर मदर।
तब भी जब आधी जो oogenesis है, द फॉर्मेशन ऑफ एग और द ओवम, वो इसी स्टेज में सस्पेंडेड रह जाता है। ओके, सो व्हेन द गर्ल हिट्स मैच्योरिटी, तो जो प्यूबर्टी आती है तब उस टाइम पर वो एक एक करके सारे एग्स जो होते हैं वो फर्दर मियोसिस की स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं टू बी रिलीज्ड एज एग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी, डिप्लोटीन, जिसमें कि अरेस्टेड नजर आते हैं आपको द ममेलियन oocytes। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 21 को, दैट सेज बायवैलेंट्स आर फॉर्म्ड इन। तो बच्चों हमसे बेसिकली बोला जा रहा है कि बायवैलेंट्स आपको कहाँ बनते हुए नजर आते हैं। तो आई होप आप सभी को याद होगा कि बायवैलेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय दी पेयरिंग अप ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। याद है ना आप सभी को होमोलोगस क्रोमोसोम्स? बेसिकली यहाँ पर पेयरिंग अप होती है किसकी? रेप्लिकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर मैं एक बना दूं यहाँ पर जो कि रेप्लिकेटेड कंडीशन में है, दिस इज सपोज कमिंग फ्रॉम द मदर, और ये भी एक रेप्लिकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम है इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है सपोज फादर से। ओके, सो इनके बीच में ये आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, दे लाई in front of each other, तो दे लाई साइड बाय साइड, और इनके बीच में फॉर्म होता है एक कॉम्प्लेक्स जो कि लैडर लाइक अपीयर करता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते थे साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, और इस एंटायर प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम बुलाते हैं साइनैप्सिस। तो यहाँ पर ही ये जो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता हुआ नजर आ रहा है ना, जिसमें कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक साथ ऐसे जॉइंट हैं टुगेदर, ये कॉम्प्लेक्स ही कहलाता है बायवैलेंट। बिकॉज यहाँ पर कितने नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं? 2, दैट इज वाई बाय वर्ड इज यूज्ड, ठीक है। तो जब होमोलोगस कंडीशन चेक की जाएगी क्रोमोसोम की, तो कॉम्प्लेक्स को हम बायवैलेंट बुलाएंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम। अगर मैं इनके चारों क्रोमैटिड्स को कंसीडर करता, क्योंकि हर क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना है, तो ये वाला क्रोमोसोम इन 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना है, ये वाला क्रोमोसोम इन 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना है। तो इन टोटल वी हैव हाउ मेनी टेट्रा कंडीशन ऑफ द क्रोमैटिड? दैट इज टेट्राड कंडीशन। दैट मीन्स देयर आर 4 नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। इसी को हम टेट्राड कंडीशन भी बुला सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स। तो बायवैलेंट कंडीशन क्रोमोसोम की है, टेट्राड कंडीशन क्रोमैटिड्स की है, बट बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। ओके, सो ये है हमारा करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द बायवैलेंट। अब ये बायवैलेंट बेसिकली कहाँ बनता है, तो पेयरिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंटरकाइनेसिस में, ऑप्शन बी पैकाइटीन में, ऑप्शन सी जाइगोटीन में, या ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस में। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पेयरिंग अप होने की वजह से आपको देखने को मिलता है इन जाइगोटीन। ओके, सो जाइगोटीन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22 पर, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस। तो इनमें से कौन सा फीचर मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाएगा? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 2 DNA replications and 1 division of cytoplasm, option B single DNA replication and 1 division of cytoplasm, option C 2 replication cycles and 2 division of cytoplasm, या option D सिंगल DNA replication and 2 divisions of the cytoplasm। तो आई होप आप सभी को याद होगा मियोसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने की फीचर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में, वेयर आई हैड टॉट यू कि मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वहाँ DNA का रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है, वो भी मियोसिस 1 से पहले, राइट। मियोसिस 2 से पहले कोई DNA का डुप्लीकेशन नहीं होगा। आई होप दैट्स क्लियर। तो याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA आपको मियोसिस 1 से पहले होने वाली जो एस फेज होती है ऑफ इट्स इंटरफेज उसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद वो एंटर कर जाएगा इनटू मियोसिस 1 एंड फाइनली उसके बाद एक शॉर्ट फेज आता है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दैट इज दी इंटरकाइनेसिस, जहां पर एक्चुअली में कोई DNA का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस नहीं होता है। RNA सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बट DNA सिंथेसिस नहीं होता है। तो मियोसिस 1 के बाद एंटर करेगा वो इनटू मियोसिस 2, क्योंकि आपको पता है मियोसिस 2 डिविजन्स में कंप्लीट होती है, सो 2 बार ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। सो DNA का रेप्लिकेशन सिंगल टाइम होगा, तो सिंगल DNA रेप्लिकेशन एंड
2 divisions of cytoplasm. So hence the correct option here would be option D in this case. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23 को, दैट सेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। तो भाई हमसे बोला जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपको किन के बीच में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो याद कीजिए किसके बीच में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, एंड दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग आपको देखने को मिलती है जाइगोटीन में, और नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटीन में इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता था, बट किन के बीच में। तो देखिए यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस एज माई पैटर्नल सेट, ठीक है। तो ये पैटर्नल क्रोमोसोम है जो रेप्लिकेटेड है, ठीक, ओके, एंड सपोज दिस इज द मैटर्नल क्रोमोसोम जो कि अगेन रेप्लिकेटेड है, एंड दे बोथ आर होमोलोगस। होमोलोगस का क्या मतलब है, उनका साइज, शेप एज वेल एज जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की वो सेम है, और साथ ही साथ जो जीन्स का प्रेजेंस है वो भी सेम लोकस पे है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर ये लोकस है ऑफ जीन ए, तो यहाँ पर इसकी रेप्लिकेटेड कॉपी जो कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसमें भी सेम रहेगी, क्योंकि वो तो रेप्लिकेटेड ही है ना, इसी क्रोमोसोम की ही रेप्लिकेटेड कॉपी है ये। और ये दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम सपोज मदर से आया था, उस पर भी सेम पोजीशन पे ही उसी जीन्स की प्रेजेंस हो सकती है। अब वो एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर रिसेसिव एलील्स भी प्रेजेंट हो, बट मैंने यहाँ पर एक होमोजाइगस कंडीशन रिप्रेजेंट की है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही एलील्स दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो अब ऐसे में ये जो दो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, अब हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं। सपोज ये है पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम के आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड नजर आ रही हैं, इजंट इट। इनको सिस्टर क्रोमैटिड क्यों कहा, बिकॉज ये दोनों क्रोमैटिड जॉइंट हैं एट अ कॉमन सेंट्रोमियर। यहाँ देखिए ये वाले केस में भी जो सेकेंड वाला मैंने क्रोमोसोम लिया है, दिस इज मैटर्नल क्रोमोसोम। अब इस मैटरनल क्रोमोसोम ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, ओके, रेप्लिकेटेड है, तो अगेन आपको यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड नजर आ रही हैं, बिकॉज दोनों क्रोमैटिड जॉइंट हैं एट दी कॉमन सेंट्रोमियर। तो ये भी क्या हुई, सिस्टर क्रोमैटिड। तो इसका मतलब ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड हैं, और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर मैं कंसिडर करूं कि इस पैटर्नल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड और इस मैटर्नल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, तो मैं यहां पर ना इनको शेड कर देता हूं। सपोज दिस इज माय शेडेड रीजन, तो ताकि आपको इजीली डिस्टिंक्ट हो जाए। तो दिस इज द मैटर्नल क्रोमोसोम। हाँ, सो पैटर्नल का ये वाला क्रोमैटिड और मैटर्नल का ये वाला क्रोमैटिड आपस में क्या कहलाएंगे, क्या ये भी सिस्टर क्रोमैटिड कहलाए जाएंगे? नो, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू वन अनदर एट कॉमन सेंट्रोमियर। इसीलिए ये दोनों कहलाते हैं दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मैं यहां लिख देता हूं इनको, सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो याद रखिएगा हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो इन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में होती है, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जो आपको दिया गया है दैट इज ऑप्शन बी, जहां पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेंशन्ड है। हेंस करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकाइटिन। आई होप इट्स क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 पर, दैट सेज एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। तो मेटाफेज स्टेज के टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स पर किस पॉइंट पर जाके अटैच होते हैं? सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सैटेलाइट्स, ऑप्शन बी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, या ऑप्शन डी द काइनेटोकोर्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि एक्चुअल जो साइट होती है ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर दीज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स called the
काइनेटोकोर्स, राइट। सो काइनेटोकोर्स आर द प्लेस जहां पर आपको अटैचमेंट नजर आती है स्पिंडल फाइबर्स की। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 पर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर होने वाली सेल डिवीजन में, दैट इज मियोसिस में, आपको किस स्टेज पर रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रोफेज सेकेंड, ऑप्शन बी एनाफेज फर्स्ट, ऑप्शन सी प्रोफेज फर्स्ट, या ऑप्शन डी एनाफेज सेकेंड। तो नाम ही बता रहा है आपको रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करवाता होगा? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तभी तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे डीएनए में। तो इसीलिए जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती थी वो आपको याद होगा किस स्टेज में देखने को मिलती थी? दैट वाज इन द प्रोफेज 1, राइट। प्रोफेज 1 की पेकाइटिन स्टेज में। तो इसका मतलब आप जानते ही हैं, द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी प्रोफेज 1। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 को। दैट सेज विच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। सो आपको यहाँ पर दो फिगर्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई, और आपको ये दो फिगर्स जो स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल डिवीजन की, उनको करना है आइडेंटिफाई। चलिए, तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोफेज एंड लेट एनाफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज एंड मेटाफेज, ऑप्शन सी लेट टीलोफेज एंड मेटाफेज, या ऑप्शन डी टीलोफेज एंड लेट एनाफेज। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हमारे दोनों फिगर्स को। तो आपका जो फिगर x है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल नोटिस कि यहाँ पर आपको दो की फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में हैं और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन आपको दे रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज दिखाई जा रही है, दिस मस्ट बी ऑफ प्रोफेज, बिकॉज आपको पता है डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रोफेज में ही ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका प्रॉपर फॉर्मेशन, यानी कि एक्चुअली में जो क्रोमैटिन है वो फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में नजर आ रहा है as chromosomes. So again, this is a clear-cut indication that we are talking about which phase? The prophase. तो X वाला obviously यहाँ पर prophase को denote कर रहा है। And when we talk of the Y figure, तो ये तो बहुत ही easy है। आप जानते हैं यहाँ पर आपको very simply यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपको जो daughter chromosomes हैं वो opposite poles की तरफ finally move करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कंडीशन आपको कब अराइज करती हुई दिखती है? ड्यूरिंग दी एनाफेज, राइट। तो यहां पर प्रोफेज और एनाफेज का कहां कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है? ओनली इन ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए प्रोफेज एंड लेट एनाफेज। क्योंकि इसको लेट एनाफेज इसलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ पर जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, दे हैव बीन सेग्रीगेटेड। जब इनिशियली अर्ली एनाफेज की बात की जाती है तब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई होती है और वो मूव करना स्टार्ट ही किए हुए होते हैं। तो वो आपको एकदम टर्मिनल एंड्स या पोल्स की तरफ नहीं नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। दैट इज वाई यहाँ पर वर्ड लेट एनाफेज मेंशन किया गया है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम 27 दैट सेज ड्यूरिंग विच फेज या फेजेस ऑफ द इंटरफेज डज द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स 4C if the initial amount is denoted as 2C। तो भाई हमसे पूछा जा रहा है इंटरफेस की किस स्टेजेस के दौरान आपको जो डीएनए का कंटेंट है जो कि इनिशियली बिगिनिंग में 2C था, और आपको पहचानना है कि इंटरफेस की किन स्टेज में वो डबल हो जाएगा, यानी कि 4C अमाउंट में प्रेजेंट नजर आएगा। ओके, सो आपका इनिशियल डीएनए कंटेंट कितना है? सो इनिशियल कंटेंट is 2C, राइट। और आपको पहचानना है कि इंटरफेस की किस स्टेज में ये चेंज हो जा रहा है इनटू 4C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। सो यू ऑल नो वेरी वेल
कि अगर इनिशियल कंटेंट डीएनए का 2C है तो इसका मतलब सेल साइकिल में एंटर करते टाइम भी ये सेम अमाउंट ही प्रेजेंट होगा। और सेल साइकिल की पहली स्टेज आप जानते हैं दैट इज द इंटरफेज, और उसकी ही भी पहली जो स्टेज आती है दैट इज G1 फेज। तो यानी कि जो सेल साइकिल में एंटर कर रहा है वो 2C अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ एंटर करेगा इनटू द G1 फेज ऑफ द इंटरफेस। तो इंटरफेस की G1 स्टेज में आपको डीएनए का कंटेंट सेम ही नजर आएगा जैसा कि एक सेल के अंदर इनिशियली प्रेजेंट था, राइट? ओके, देन आती है नेक्स्ट स्टेज दैट इज दी एस फेज। तो आपको पता है एस फेज सिंथेटिक फेज कहलाती है बिकॉज यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज होता है या फिर डुप्लीकेट होता है। तो इसका मतलब आप जानते थे यहाँ पर डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियल अगर अमाउंट 2C था तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4C, isn't it? And with this same concentration of DNA आगे का जो स्टेज रहता है दैट इज G2 फेज, उसमें भी आपका डीएनए कंटेंट सेम ही रहने वाला है बिकॉज इसके बाद ये जो फेज आएगी दैट विल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है? एंड फाइनली विद 4C अमाउंट ऑफ डीएनए आपका जो सेल है वो एंटर करेगा इनटू द डिवाइडिंग फेज जो कि आगे आएगी दैट इज द M फेज। बट सिंस हमको बात करनी है ओनली द इंटरफेज की, तो इंटरफेज की तीनों स्टेजेस में आपको डीएनए का अमाउंट देखने को मिल रहा है। आई होप यू ऑल रिमेंबर। सो आपको यहाँ पर 4C अमाउंट में डीएनए दिख रहा है ना। सो किन किन स्टेजेस में देखने को मिल रहा है इंटरफेस की? S एंड G2। सो आपको अपने ऑप्शंस को करेक्टली यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना है। सो ऑप्शन ए में बोला गया है G2 एंड M, ऑप्शन बी में G0 एंड G1, ऑप्शन सी G2 एंड S, एंड फाइनली ऑप्शन डी ओनली G2। तो बताइए कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 28 को दैट सेज अ सोमैटिक सेल has just completed the S phase of its cell cycle, ठीक है? तो एक सोमैटिक सेल है यानी कि बॉडी सेल जो कि कैसा होता था? डिप्लॉयड, राइट? सो एक डिप्लॉयड सोमैटिक सेल ने अपनी सेल साइकिल की S फेज को अभी अभी कंप्लीट किया है, ठीक है? ओके, व्हेन कंपेयर्ड टू द गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज इट हैज। तो अगर हम उस सोमैटिक सेल को जिसने अभी अपनी सेल साइकिल का एस फेज कंप्लीट किया है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं उसी स्पीशीज के गैमीट के साथ तो उसमें क्या होगा इनमें से? सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, या फाइनली ऑप्शन डी में जो बोला जा रहा है दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। सो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं विथ अ क्विक रिप्रेजेंटेशन। तो आप जानते हैं भाई बात हो रही है यहाँ पर एक सोमैटिक सेल की, यू नो वेरी वेल, और उसको कंपेयर करना है विद द गैमीट, ठीक है? तो चलिए हम दोनों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यू हैव दिस सोमैटिक सेल एंड यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं गैमीट को, ठीक है? ओके, सो सोमैटिक सेल कैसा होता है आप सभी जानते हैं, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। मतलब यहां पर आपको हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी देखने को मिलेंगी। दैट मीन ऐसा ऑर्गेनिज्म पोजेस करता होगा 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम दी फादर एंड वन फ्रॉम दी मदर, ठीक है? और गैमीट की बात की जाए तो यहां पर ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहां पर ओनली 1 कॉपी है क्रोमोसोम की, यहां पर 2 कॉपीज प्रेजेंट है, ठीक? ओके, तो हमसे बोला जा रहा है अगर हम इस गैमीट को देखें, हम एक ही क्रोमोसोम को कंसिडर करते हैं यहां पर, तो इस गैमीट पे सपोज एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो कुछ ऐसा सा नजर आएगा ना आपको, लाइक दिस। बट अगर यही कंडीशन यहां चेक की जाए तो देखिए यहां पर एक कॉपी है बिकॉज इट इज हेप्लॉइड, है ना? यहां पर ओनली 1 सेट इज प्रेजेंट, तो एक ही कॉपी में प्रेजेंट होगा। व्हेन वी कंपेयर इट विद द सोमैटिक सेल, यही क्रोमोसोम जो होगा वो 2 कॉपीज के साथ प्रेजेंट होगा। तो यही क्रोमोसोम की एक कॉपी मदर ने कॉन्ट्रीब्यूट की होगी और दूसरी कॉपी फादर ने कॉन्ट्रीब्यूट की होगी। तो अब ये क्या कहलाएगी? द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इजंट इट? ठीक है। और देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गैमीट की कंडीशन में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो वो कितना है? 1, राइट? और अगर हम यहां पर सोमैटिक सेल में देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए? 2। तो देखिए यहां पर डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है सोमैटिक सेल में इन कंपैरिजन टू द गैमीट, ठीक है? तो अगर हम नंबर की बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर इज गोइंग टू बी 1 और यहां पर नंबर कितने हैं?
इज 2। ठीक है, ओके। अब ये जो सोमैटिक सेल है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। एंड एस फेज में क्या होता था? डीएनए का डुप्लीकेशन। एंड आई हैड टॉट यू कि यहाँ डीएनए डुप्लीकेट करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहने वाले हैं, दैट इज 2 ओनली। तो देखिए यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब इन दोनों क्रोमोसोम में इंडिविजुअली इनके डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखिए ये डीएनए डबल हो गया एंड सिमिलरली यहाँ पर भी डीएनए डबल हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो डीएनए कंटेंट है वो कितना हो गया? सो डीएनए कंटेंट यहां पर क्रोमैटिड से रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो यहां पर टोटल कितनी क्रोमैटिड्स हैं? सो यहां पर टोटल क्रोमैटिड्स 4 हैं। तो इनिशियली अगर डीएनए कंटेंट सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा था तो ये हो जाएगा 4C। और यहां पर डीएनए कंटेंट कितना रह जाएगा? क्योंकि यहां पर एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है, सो यहां पर डीएनए कंटेंट 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑफ द सी, है ना। तो ये कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सी, तो इट इज सिंगल इन अमाउंट और यहां पर ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं एक सोमैटिक सेल को विद द गैमीट, तो इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, पहली चीज तो वो डबल होंगे इन कंपैरिजन टू द गैमीट, और जो इनका डीएनए कंटेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स। देखिए 1 का 4 टाइम्स ना यहां पर प्रेजेंट है, सो इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द गैमीट। सो यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन में भी बोला गया है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज प्रॉब्लम नंबर 29 दैट सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो भाई मियोसिस की प्रोफेज 1 में हो रहे इन इवेंट्स को आपको उनके करेक्ट सीक्वेंस को करना है, बेसिकली आइडेंटिफाई फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन से इवेंट दे रखे हैं। पहला इवेंट दे रखा है दैट इज क्रॉसिंग ओवर, फॉलोड बाय साइनेप्सिस, देन वी आर गिवन कायस्मेटा फॉर्मेशन एंड लास्टली वी आर गिवन टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्मेटा। सो आप सभी को याद होगा प्रोफेज 1 की जो प्रीवियस 5 स्टेजेस होती थी, जो कि होती थी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस में हो रहे जो इवेंट्स हैं, अगर आपको वो अच्छे से याद हैं, सो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। सो याद करते हैं हमारे सारे इवेंट्स को। तो अमंग दीज 4 इवेंट्स सबसे पहला इवेंट आपको क्या देखने को मिलेगा इन द प्रोफेज 1? वो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, जिसे हम बुलाते हैं साइनेप्सिस। सो जो पहला इवेंट आपको देखने को मिलेगा ओवर हियर वुड बी द सेकेंड फ्रॉम दिस from these events given here। तो यहाँ पर synapses would be the first event जो कि होगा in prophase 1, followed by, अब आप बताइए, आपको याद है synapses कहाँ होती थी? Synapses used to happen in the zygote stage of the prophase 1। अब zygote stage के बाद next stage आती थी पैकाइटीन, जहाँ क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, और उसे हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट क्रॉसिंग ओवर, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है द फर्स्ट इवेंट। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट इवेंट फॉलो करेगा, द सेकेंड वन वुड बी द फर्स्ट वन, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा बताइए? नेक्स्ट आप जानते हैं, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर्ड हुए थे, वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, बट एट सर्टेन रीजन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था ये सेपरेट नहीं होते हैं और ये अपीयर करते हैं एज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द कायस्मा और द कायस्मेटा। ओके, सो कायस्मेटा का फॉर्मेशन अगली स्टेज में ही देखने को मिलेगा पैकाइटीन के बाद, दैट इज डिप्लोटीन। सो डिप्लोटीन में कायस्मेटा फॉर्मेशन वुड बी सीन। सो जो नेक्स्ट इवेंट यहाँ पर फॉलो अप करेगा दैट वुड बी द कायस्मेटा फॉर्मेशन, जो कि यहाँ इस इवेंट में 3rd नंबर पे दे रखा है। एंड लास्टली ये जो कायस्मा बने थे ये टिप्स की तरफ मूव करेंगे, दैट इज उनका होगा टर्मिनलाइजेशन, और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है बाय द 4th इवेंट। सो द लास्ट इवेंट विल बी द 4th वन। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? 2nd, 1, 3rd एंड 4th। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको 2nd, 1, 3rd एंड 4th दे रखा है। दैट इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 30 पर, दैट सेज द जीनोम ऑफ अनियन हैज 8 क्रोमोसोम्स। तो जो अनियन का जीनोम है ना, जीनोम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो उस एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 8 है। सो यहाँ पर ये हिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो बोला जा रहा है इन अ रूट टिप सेल अंडरगोइंग द एनाफेज स्टेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी। तो अगर उसी अनियन का अगर हम एक रूट टिप सेल ले ले तो बोला जा रहा है उसकी एनाफेज स्टेज में आपको कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे अगर उसके जीनोम में टोटल 8 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो ऑप्शंस तो हमारे दिए गए हैं, दैट इज 8, 32, 16 एंड 4। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। हाउ विल वी डू दैट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपको बोला गया है कि हेप्लॉइड कंडीशन में देयर आर टोटल 8 क्रोमोसोम्स, राइट। और आपको पता है क्योंकि हमें फाइंड करना है रूट टिप सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एनाफेज स्टेज में, तो रूट टिप सेल आप जानते हैं ये एक बॉडी सेल है ना। तो बॉडी सेल जो होते हैं वो क्या है, सोमैटिक सेल हुआ, और सोमैटिक सेल होते हैं डिप्लॉइड इन नेचर, यानी कि इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं एक रूट टिप सेल की कंडीशन में चेक करूं टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो होगा 2 × n, और n की वैल्यू कितनी है 8। इसका मतलब यहां पर रूट टिप सेल में टोटल 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, अब ये 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो मैं अगर एक क्रोमोसोम की आउट ऑफ दी 16 में एक क्रोमोसोम जो है वो एंटायर सेल साइकिल में कितने इवेंट से गुजर रहा है, मैं उसको शॉर्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं सिंगल क्रोमोसोम को यहां से ले लूं तो 16 में से जो एक क्रोमोसोम मैंने लिया है वो सपोज ये है। ठीक, अब ये जो क्रोमोसोम है जब ये एंटर करेगा इनटू द इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद आप जानते हैं जो यहां पर डीएनए का अमाउंट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटरफेस, बिकॉज इंटरफेस में एस फेज आती है जहां पर डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेगा। तो यानी कि एक ही क्रोमोसोम रहेगा, बट उसके बाद वो डायड कंडीशन में प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स उसके पास आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड देखने को मिलेंगी, समथिंग लाइक दिस। तो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी 1 ही है। ठीक, ओके। लेटर ऑन अगर मैं कंसिडर करूं कि ये जो क्रोमोसोम है वो एंटर कर गया माइटोटिक फेज में, जहां पर प्रोफेज स्टेज के बाद मेटाफेज स्टेज में ये आपको इक्वेटोरियल प्लेन में कुछ ऐसा अरेंज नजर आएगा ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। ओके, और यहां पर अटैचमेंट नजर आता है ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ओके। अब मेटाफेज स्टेज के बाद आती है एनाफेज स्टेज, जहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये पुल करते हैं इन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपार्ट। तो अब आपको एनाफेज स्टेज में, जो कि हमसे पूछी जा रही थी, सो एनाफेज स्टेज में यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो एक कंडीशन कुछ आपको ऐसी नजर आएगी, है ना, और दूसरी कंडीशन आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। सो ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो गए ना, सेग्रीगेट हो गए। तो आपको एंड में कितने क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, 2 डॉटर क्रोमोसोम्स, राइट। सो दीज आर 2 डॉटर क्रोमोसोम्स। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो देखिए, एक क्रोमोसोम से आपको टोटल एनाफेज की एंड में 2 डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास डिप्लॉइड सेल में 16 क्रोमोसोम्स होते तो कितने डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म होते हुए नजर आते हैं एट द एंड ऑफ एनाफेज। तो एक से अगर 2 फॉर्म हो रहे हैं तो 16 × 2 यानी कि 32 क्रोमोसोम्स या डॉटर क्रोमोसोम्स आपको एनाफेज स्टेज की एंड में फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑल दीज ऑप्शंस वुड बी ऑप्शन बी रिप्रेजेंटिंग 32। सो आई होप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, these were the must practice questions from the chapter cell cycle and cell division. I hope आज के सेशन में डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मेरे साथ बहुत मजा आया होगा। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। सो दिस इज आदेश साइनिंग ऑफ फॉर टुडे अंटिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम आगे के कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। सो अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।